हेलो स्टूडेंट्स, गोयल सर की केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बोहर्स मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोहर मॉडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं बोहर मॉडल की। और ये है हमारे सर नील बोहर, जिन्होंने दिया हमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन को समझाना ही कहलाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये मॉडलिंग कहलाती है एटम्स की, जो बोहर ने अपने तरीके से किया। और बोहर के हिसाब से क्या था कि यहां सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है, ये जो बाहर जगह है न्यूक्लियस के सराउंड, यहां पर कुछ एनर्जी लेवल होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी लेवल। ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। और ये जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इस जगह को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। तो बच्चों, ऑर्बिट का जो सिद्धांत है पहली बार किसने दिया? नील बोहर सर ने दिया ऑर्बिट। इन्हीं ऑर्बिट को बेटा हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स, ये जो अलग अलग ऑर्बिट दिख रहे हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, यहां रहते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ पे चक्कर लगाता है। इस एनर्जी लेवल को कहते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के कई सारे नाम हैं। ऑर्बिट को हम कह सकते हैं, ऑर्बिट जो होता है हमारा, वही होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल कहते हैं। और इसी को बेटा स्टेशनरी पाथ भी कहा जाता है। स्टेशनरी पाथ भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेशनरी पाथ। और इसी को हम शेल भी कह सकते हैं। तो ऐसे कई फेमस नाम है इसके। ये जो आपको गोल गोल सर्कल दिखाई दे रहा है, इसी को सर्क्यूलर पाथ भी कहते हैं। सर्क्यूलर पाथ। तो बोहर के ऑर्बिट को सर्क्यूलर पाथ, स्टेशनरी पाथ, एनर्जी लेवल, शेल, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। आई बात समझ में? और ऐसे कितने एनर्जी लेवल, ऐसे कितने पाथ यहां पर हो सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड? 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक ऐसे नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। कितने एनर्जी या कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? 1 से लेकर इंफिनिटी तक ऐसे नंबर ऑफ एनर्जी पाथ यहां पर होते हैं। यह बात किसने कही? सर नील बोहर ने कही बच्चों। तो चलिए देखते हैं नील बोहर ने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या कहा। तो देखिए, नील बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के सराउंड कई सारी ऑर्बिट्स होती हैं और इनके बारे में उन्होंने एक बात कही, जिन्हें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स के पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि जो एनालिसिस आपने बोहर ने किया, उसने उसके बारे में क्या क्या कहा, बोहर के हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम का मॉडल कैसा हो सकता है, और उससे रिलेटेड जो बातें हैं उन्हें हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो देखो यहां लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आसपास घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है और एक फिक्स्ड एनर्जी में, एक डिफाइनाइट एनर्जी में घूमता रहता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती है। और शेल इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां इस शेल में घूमता है घूमता है घूमता है, कोई एनर्जी गेन या लॉस नहीं करता है, कोई रेडिएशन नहीं देता है, कुछ भी रेडिएट नहीं करता है। क्या बात समझ में आई आपको? ऐसा क्यों कहा? ये है इनसे पहले वाले साइंटिस्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इनका नाम सुना होगा, इन्हें कहा जाता है रदरफोर्ड। ये सर रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? इन्होंने एक पोलोनियम नाम का एक सब्सटेंस लिया और उससे निकलने वाली रेडिएशन को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है किया, और इसकी मदद से इन्होंने डिस्कवरी किया न्यूक्लियस का। और रदरफोर्ड के हिसाब से एटम का जो स्ट्रक्चर था, उसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस और सेंटर के अराउंड घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अपनी एनर्जी लॉस करता है और एनर्जी का करता है लॉस। और जब वो एनर्जी लॉस करता है तो एनर्जी क्या करता है? रेडिएट कर देता है। क्या कर देता है? रेडिएट कर देता है। ये सिद्धांत किसने दिया था?
रदरफोर्ड ने दिया था। और आपको एक बात बता देता हूं कि रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में ही बोहर काम किया करते थे। रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में ही बोहर काम किया करते थे और बोहर ने फिर इस सिद्धांत को अपने तरीके से अपने मॉडल में चेंज करा और उनके हिसाब से, देखिए रदरफोर्ड का कहना था कि एनर्जी लॉस होती है, लेकिन अगर जब हम बोहर के सिद्धांत की बात करते हैं तो बोहर के सिद्धांत में न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है और इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है और कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। जब तक वो इस ऑर्बिट में घूमेगा कोई एनर्जी लॉस या गेन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? तो जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे घूमता है वो कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लॉस नहीं करता है। यही बात बोहर के सिद्धांत में थी। जबकि रदरफोर्ड के सिद्धांत में क्या था कि जब तक वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के आसपास वो लगातार अपनी एनर्जी लॉस करता 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 रेडिएशन देता रहता है। लेकिन ऐसा बोहर ने बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो बोहर के सिद्धांत में देखिए क्या है सेकंड बात, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ शेल, जब तक इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? एक शेल में रहता है। इट नेवर गेन्स और लॉसेस एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन बेटा एक सेम शेल में घूमता रहता है तब तक वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लॉस करेगा। बात समझ में आई क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगली बात क्या कही बोहर ने। बोहर का कहना है कि एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स फोटोन एनर्जी। तो पर ये एनर्जी कब रेडिएट करता है? तो एनर्जी कब रेडिएट करता है? तो देखिए यहां पे मान लेते हैं हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो पहला लेवल है, ये जो नीचे वाला लेवल है, इसे कहा जाता है लोअर एनर्जी लेवल। जो अंदर वाले रेडियस वाले जो हैं, जिनकी रेडियस कम है, उन्हें कहा जाता है लोअर एनर्जी लेवल। और ऊपर वाले जो ऑर्बिट होते हैं उन्हें कहा जाता है हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, तब वो क्या करता है? एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। बात समझ में? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से नीचे जाता है तब वो एक रेडिएशन एमिट करता है। इस रेडिएशन की एनर्जी होती है एच न्यू, यही होती है बेटा फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है ये क्या करता है? रेडिएशन करता है। लेकिन इसको ऊपर जाना भी तो पड़ेगा, तो इसके लिए ये क्या करता है? जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये नीचे से ऊपर जाता है मतलब लोअर से हायर की तरफ जाता है, जब ये लोअर से हायर की तरफ जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब ये हायर से लोअर एनर्जी की तरफ आता है एनर्जी एमिट करता है, जिसे हम फोटोन एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में? ये बात किसने कही? ऑब्वियस है, यह बात हमारे सर नील बोहर ने कही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। देखिए यहां पे एक और बात कही गई, द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहां से आ गया? कितनी देर से हम बोल रहे हैं कि यहां न्यूक्लियस होता है और यहां इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है। जब भी कोई पार्टिकल, कोई वस्तु, कोई चीज एक सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके पास एक मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम को, जब भी कोई चीज मोशन में होती है उसके पास एक मोमेंटम होता है। अगर वो सर्कल में घूमे तो उस मोमेंटम को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू mvr बराबर होता है n इंटू h/2π। ये वैल्यू होती है और ये फिक्स्ड है। आई बात समझ में? दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये वेलोसिटी है, ये उस ऑर्बिट की रेडियस है, और ये n जो है ये एक इंटीजर है। क्या है? ये एक इंटीजर है। इसीलिए यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इंटू h/2π। और आगे पढ़िए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम नंबर एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब इस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया है h/2π का। इट इज कॉल्ड इंटीग्रल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करना। तो किसी भी ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में अगर आपको क्या निकालनी है? एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, तो n का वैल्यू 1 रख दीजिए, इंटू h/2π कर दीजिए। इसमें निकालनी है तो n का वैल्यू 2 रख दीजिए, इंटू h/2π कर दीजिए। n का वैल्यू 3 रख दीजिए, h/2π कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 पोस्टुलेट हमने पढ़ लिए। अब देखिए 5वीं हम बात करते हैं। और क्या कहा इसने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोहर ने कही। क्या कही कि यहां पे जो एनर्जी होती है, यहां पे देखो, यहां एक एनर्जी है और फिर उसके बाद सीधी एनर्जी यहां है, मतलब इन 2 एनर्जी के बीच में एक डिस्टेंस है। फिर यहां पे तीसरी एनर्जी है और इन 3 एनर्जी के बीच में क्या होता जा रहा है, मतलब ये एनर्जी लेवल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को, अलग अलग एनर्जी लेवल को ही कहा जाता है क्वांटाइज्ड। क्या कहा जाता है? क्वांटाइज्ड। क्या कहा जाता है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है नॉन कंटिन्यूअस। जब कोई चीज कंटिन्यूअस ना हो, उसमें कुछ डिस्टेंस हो, ऐसी लेवल को या ऐसी गैप को क्या कहा जाता है? क्वांटाइज्ड कहा जाता है। तो ये एनर्जी लेवल जो है ये कंटिन्यूअसली क्या है? क्वांटाइज्ड है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्वांटाइज्ड है, मतलब इनमें एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। तो ये एनर्जी लेवल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को हम और क्या नाम से जानते हैं? ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है, यह कारण है इसे हम क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और क्या बातें कही बोहर ने उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हे बच्चों, तो देखिए अभी अपन बात करेंगे कि यहां पे हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों। तो देखिए इस यहां पर होते हैं अपने पास प्रोटॉन और यहां है बेटा अपने पास इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां पे बनती है एक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन पर काम कर रही है एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास है पोटेंशियल एनर्जी -kZe²/r और हम काफी बार बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा घूमता होगा तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी बेटा होती है लगभग काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है यहां पे kZe²/12RN। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी और ये वैल्यू लगभग देखिए उसका आधा ही हो गया? यस कि नो? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, बट साइन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी क्या नहीं हो सकती है? नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो किसी भी एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? वो पॉजिटिव होती है। और जो भी वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की होती है उसका आधा, उसका हाफ कर दीजिए। मान लीजिए अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दे दिया है -30, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसका आधा, मतलब 15, और वो पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आई? यस। ये दोनों एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है, तो यहां पे बन जाती है एक टोटल एनर्जी। अगर हम इन दोनों एनर्जी का क्या कर दें? सम कर दें, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें -12 kZe²/RN। आर क्या है यहां पे बच्चों? रेडियस है। अलग अलग ऑर्बिट में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो टोटल एनर्जी है ये चेंज होती रहती है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बिल्कुल आधी, ये भी आधी होती है। पोटेंशियल एनर्जी से आधा ही होता है टोटल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी अगर वो पूछा जाए तो वो कितनी है? वो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है -kZe²/12RN। ये जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, कहां से आई? अट्रैक्शन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से। और टोटल एनर्जी क्या हुई? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and kinetic energy equal to the sum of potential energy plus kinetic energy बराबर होती है टोटल एनर्जी। बात समझ में आई क्या? तो देखिए इसके बारे में और जानने की कोशिश करते थे और क्या क्या होता है। देखिए बच्चों ये है न्यूक्लियस। मान लीजिए ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है, ठीक है। अब सोचिए कि यहां पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में है आपके पास, ये नेगेटिव वैल्यू है। और जैसे जैसे आप पहुंचेंगे n = की तरफ, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी -kZe²/R। R का वैल्यू यहां Rn जो है
ये इन्फिनिटी पे पहुंचकर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंचकर ये वैल्यू आर की इन्फिनिटी हो जाएगी, और किसी भी वैल्यू के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लास्ट में कितना हो जाने वाला है, 0। तो n बराबर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो हम जब नेगेटिव से 0 की तरफ जाते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, यस कि नो। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारी टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी भी हमारी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय हाफ आर एन ये होती है या नहीं। अगर आर एन इंफिनिटी पे जाएंगे तो यहां टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी भी 0 होती है। और देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, यहां पे भी हाफ करना था लेकिन ये पॉजिटिव होती है। तो देखिए सिंपल बात है कि यहां फर्स्ट वाले में जो है आपके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, और जब आप आर इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे, एन की वैल्यू इंफिनिटी पे होगी, तब ये वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू यहां से यहां तक डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। और जब आप यहां पे इंफिनिटी पॉजिटिव से मान लीजिए 10 है, 10 से 9, 8, 7, 6 से 0 तक गए आप, तो ये वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, और लास्ट में जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज होती है, और फाइनली इस एन इंफिनिटी पे जाके टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एन का वैल्यू जब इंफिनिटी होता है तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी 0, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी 0 और टोटल एनर्जी का वैल्यू भी 0 होता है। आई बात समझ में। और ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको लर्न कर लेना चाहिए, ये लर्न करना है, इसे डिराइव करने की अपने को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हम चाहे तो डिराइव कर भी सकते हैं पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो ये हमारे पास हो गई इन तीनों एनर्जीज के बारे में जानकारी। और क्या जानना चाहिए, देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं। देखिए हमारे पास है एक बोहर ऑर्बिट, मान लीजिए ये बोहर का ऑर्बिट है। तो इस बोहर ऑर्बिट की हमारे पास हमें रेडियस निकालनी है, यहां से यहां तक इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा ये रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो यहां पर देखिए किसी भी बोहर ऑर्बिट में जो रेडियस का वैल्यू होता है आर एन, वो बराबर होता है 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड। यहां एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, और जेड क्या है, वो हमारा एटॉमिक नंबर है। वहीं पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट क्या होने वाली है, वो होती है 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 z बाय एन, ये वैल्यू होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें नोट करना है, ये कितना होता है, z बाय एन 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 z बाय एन। और अगर हम किसी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी की बात करें तो एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले लिखा, एक फॉर्मूला और लिखेंगे, ये वैल्यू होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखना है इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पे ध्यान रखना है इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम में होता है, यहां पे ध्यान रखना है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड में होता है। तो रेडियस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। और वेलोसिटी हमारी जो है वो मीटर पर सेकंड में है, और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ध्यान रखें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा यूनिट है और जूल जो है वो एनर्जी का बड़ा यूनिट है। अगर हम इस वैल्यू को यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के कन्वर्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू एनर्जी की हमारी आ जाएगी 2.18 इंटू 10 टू दी पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, लेकिन ये यूनिट बदल जाएगी जूल में।
ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। देखिए अब ध्यान से सुनिए, देखिए फिर से, अगर n का वैल्यू यहां पर हम रख दें इन्फिनिटी, सोचिए आप n का वैल्यू क्या रख दिया गया है, इन्फिनिटी, तो n का वैल्यू जब इन्फिनिटी रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इनफाइनाइट पे पहुंचने पर टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। और यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम n का वैल्यू क्या रख दें, इनफाइनाइट रख दें, n का वैल्यू यहां इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो। और जब ये वैल्यू जीरो होगी तो वेलोसिटी हो गई जीरो। अगर बेटा वेलोसिटी ही जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक बार नोट कर लीजिए और फिर इससे रिलेटेड और कुछ बातें हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, तो चलिए अभी बोहर मॉडल के बारे में हमने फॉर्मूलाज तो नोट कर लिए, तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होता क्या है। देखो मान लीजिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है, और ऐसे करते करते हम पहुंच गए इनफाइनाइट पे। ये हमारा n इक्वल टू 1 कहलाएगा, ये n इक्वल टू 2 कहलाएगा, ये n इक्वल टू 3 कहलाएगा, और ये हमारा हो गया n इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारी n इक्वल टू 4 मान लीजिए, n इक्वल टू 5 मान लीजिए, ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है En बराबर -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी क्या करें, स्टडी करें, हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करें, और हमारा n इक्वल टू 1 है और हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 होता है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी -13.6, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3.4, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो -1.5, यहां पर उसके ऊपर वैल्यू आएगी -0.86, और ऊपर जाएंगे तो जीरो आएगी कि नहीं आएगी। बेटा ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये है हमारी टोटल एनर्जी। क्या है ये, टोटल एनर्जी। देखो यहाँ टोटल एनर्जी आपको नेगेटिव में दिख रही है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाईएस्ट टोटल एनर्जी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट की कहां पर होती है, वो होती है n इक्वल टू इंफिनिटी पर। याद रखेंगे यही चीज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बोल सकते हैं। किसके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी हर एक ऑर्बिट में नेगेटिव होती है, और वो कितनी होगी, इसकी डबल। हर ऑर्बिट में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी टोटल एनर्जी की डबल होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उल्टा बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये रिलेशन होता है। तो जितनी भी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कितनी आ रही है -13.6, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जिसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करने का, और वो भी नेगेटिव में ही आएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, लेकिन इसमें साइन नेगेटिव है तो एक साइन और लगा देंगे नेगेटिव। अब बताओ यहां पे -13.6 अगर टोटल एनर्जी है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो +13.6 हो जाएगी। और अगर यहां सेकंड ऑर्बिट में देखें, ये सेकंड ऑर्बिट है, यहां पर टोटल एनर्जी, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इस फॉर्मूला से, ये हमारी टोटल एनर्जी का वैल्यू है, ये -3.4 है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ही होगी लेकिन पॉजिटिव में होगी। यहां 1.5 होगी, यहां 0.86 होगी। लेकिन अगर कोई बोले कि यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जो एनर्जी यहां दिख रही है उसका डबल, ये 4 एनर्जी को आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पे क्या होगा, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे टोटल एनर्जी क्या है, जीरो है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 2 से मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। इस जगह पे इंफिनिटी पे जाकर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब जीरो होगी। नीचे से ऊपर जाने पर, फर्स्ट लेवल से, न्यूक्लियस से दूर जाने पर, अवे फ्रॉम, टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव से जीरो की तरफ जा रही है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हेन वी मूव अवे from nucleus, kinetic energy decrease, potential energy increase, total energy increase। बात समझ में आई क्या? तीनों में ध्यान रखेंगे,
काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखेंगे। और क्या समझने वाली चीजें हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। और क्या था, एक हमने लिखा था रेडियस बराबर होता है 0.53 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में होता है या नहीं होता है। तो चलिए अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा इसकी क्या कर लें, स्टडी कर लें। हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो देखिए हमारी R1 जो है, जहां पर n का वैल्यू 1 होगा वो रखेंगे तो वो आएगी 0.53 का इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। मतलब पहली रेडियस कितनी हुई, 0.53। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि R2 जो है वो 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर है। तो क्या हम उसे ऐसा लिख सकते हैं कि 0.53 इंटू 4 है। क्या ये 0.53 R1 का वैल्यू है या नहीं है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि R2 जो है वो 4 टाइम्स R1 है। अरे यस कि नो। तो इसी तरह से देखो R3 कैलकुलेट करोगे तो R3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.53 इंटू 9। तो क्या ये 0.53 जो है यही R1 का वैल्यू है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा ऑर्बिट है वो 9 टाइम्स है R1 का। इसी तरह से जब R4 निकालेंगे, R4 का वैल्यू कितना आएगा, 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर ये जो आ रहा है ये हमारा 16 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दें कि ये 16 टाइम्स ऑफ R1 है। अरे यस कि नो। तो मतलब जो पहली रेडियस है उसके कंपेयर में जो दूसरी रेडियस होती है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 होती है, तीसरी 9 टाइम्स ऑफ R1 होती है, चौथी 16 टाइम्स ऑफ R1 होती है। तो ये रिलेशन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज अगर हम वेलोसिटी के बारे में बोलें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z बाय n। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है। तो क्या V1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6, नीचे क्या आएगा, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो मतलब डिवाइड बाय 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ये वैल्यू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगी। तो जब आप V2 कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइड बाय 1 बाय यहां नीचे वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यही वेलोसिटी तो V1 है। देखिए जरा ध्यान से, ये वैल्यू है कि नहीं V1 की है। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी V1 का आधा होती है, यस की नो। तो बताओ थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे, 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 1/3 लिखेंगे। तो क्या हम ऐसा लिख दें V1/3। तो किसी भी ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होती है, किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी फर्स्ट के कंपेयर में की जाए तो वो उसके ऑर्बिट नंबर से डिवाइड कर देने का। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी है, V1 है, और आपसे बोले कि सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे V1/2। थर्ड ऑर्बिट की कितनी होगी तो आप बोलेंगे V1/3। फोर्थ ऑर्बिट में कितनी होगी तो आप बोलेंगे V1/4। और ऐसे करते 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 अगर हम कहां पहुंच जाएं, हमें निकालनी हो V इंफिनिटी लास्ट ऑर्बिट की, तो हम बोलेंगे 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 1/इंफिनिटी। ऐसा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, 1/इंफिनिटी मतलब 1/इंफिनिटी, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो किसी भी समय में लास्ट ऑर्बिट जो एंड ऑर्बिट होता है वहां वेलोसिटी बोहर्स ऑर्बिट में कितनी हो जाती है, V इंफिनिटी कितनी हो गई, 0। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहां पे हम ये जो है बोहर्स मॉडल की जो हमने कैलकुलेशंस हमने जो है सीखी है ना, यहां तक आप इस लेक्चर में सीखिए। एक लेक्चर और आपको इसके बारे में हम देंगे जिसमें हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, और उसके बारे में आपको अगले लेक्चर में सिखाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग
गोयल सर की केमिस्ट्री सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। अगर आप ऐसे ब्यूटीफुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं, कंटिन्यूअस आप चाहते हैं कि गोयल सर आपको कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट आपका शॉर्ट में रिवीजन करवाएं, तो बेटा इस तरह की जो वीडियोस हैं आप लगातार वॉच करते रहिए और मुझे फीडबैक भी देते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आप अगला लेक्चर जो है वो किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे एक लेक्चर में दोबारा। बाय बाय।